let's start with our fourth unit, society, law, and ethics, which is which is our fourth unit. That is social impacts of IT. Now let's start with the MCQ. Our first MCQ of this unit is a software that can be freely accessed and modified is called. ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हो? दैट मीन्स यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग फॉर दिस सॉफ्टवेयर and it is modifiable. That means the source code is available to you and you can modify the source code as per your requirement. So out of these four, synchronous software, package software, open source software, and middleware, you have to identify in which kind of a software the user can access the software as well as can modify the source code. Out of these four, open source software is a kind of software which allows the user to access the software as well as to do the changes, to do the modification as per the requirement, or you can say you can make it customizable with your requirement. Okay, the next one is data which has no restriction of usage. मतलब कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जहां पे डेटा की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, आप सारा डेटा यूज कर सकते हैं, एंड इज फ्रीली अवेलेबल टू एवरीवन. हर एक के लिए ये फ्री अवेलेबल है. दैट मीन्स यूजर को कुछ पे नहीं करना पड़ेगा. अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज कैटेगराइज्ड एज. बस एक कंडीशन इसमें लगी है, डेटा यूज करने की और पेमेंट करने की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. सिर्फ रेस्ट्रिक्शन है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की. अगर हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट फॉलो कर रहे हैं, सो यू कैन यूज द डेटा, यू कैन यूज इट फ्रीली. तो वो किस केस में होता है? ओपन सोर्स, ओपन डेटा, ओपन कंटेंट या ओपन एजुकेशन. ओपन एजुकेशन तो हो नहीं सकता. We are left with three options: open source, open data, and open content. ओपन कंटेंट या ओपन सोर्स का मतलब जहां पे आपको सोर्स दिया हो, सोर्स कोड दिया हो, जिसकी वजह से यू कैन डू द मॉडिफिकेशन. और ओपन डेटा मतलब ऐसा डेटा विच इज अवेलेबल फ्रीली टू द कस्टमर या फिर यूजर, एंड यू कैन मेक द मॉडिफिकेशंस. और मॉडिफिकेशन करने के लिए भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को हमें ध्यान रखना चाहिए. दैट मीन्स ओनर की जो गाइडलाइंस है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, उनको फॉलो करते हुए अगर आप कुछ मॉडिफिकेशन चाहो वो करना चाहो तो कर सकते हो. ऐसे डेटा को क्या कहते हैं? ओपन डेटा. नेक्स्ट वन इज OSI स्टैंड्स फॉर व्हाट? OSI की फुल फॉर्म क्या है? वी हैव फोर ऑप्शंस: ओपन सोर्स इंडेक्स, ओपन सोर्स इमेज, ओपन सोर्स इनिशिएटिव एंड ओपन सोर्स इंस्टेंट. ओपन OSI ये तो कंफर्म है कि ओपन सोर्स है. ओपन सोर्स आई के लिए हम इनिशिएटिव और इंटरकनेक्शन दोनों यूज करते हैं. उसका अलग अलग बुक में आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे. इनिशिएटिव भी ठीक है और इंटरकनेक्शन भी ठीक है. अब इसका मतलब क्या होता है? इंटरकनेक्शन का मतलब कि कोई सोर्स का ओपन होना. दैट मीन्स उसके लिए वो फ्रीली किसी दूसरे सोर्स के साथ इंटरकनेक्ट कर पाए. दैट मीन्स कनेक्शन एस्टेब्लिश करने में हेल्प करे. और इनिशिएटिव लेने का भी मतलब यही है कि वो अपने आप से कोई रेस्ट्रिक्शन ना रखे. अगर कोई सॉफ्टवेयर को असेस करना चाहता है, उसको मॉडिफाई करना चाहता है, तो वो पॉसिबिलिटी ये दे, तो उसे हम कहते हैं ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन या फिर ओपन सोर्स इनिशिएटिव. नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. इन ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ओपन सोर्स नहीं है. दैट मीन्स कि आपको वो सॉफ्टवेयर ना तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है और ना ही आप उसके सोर्स कोड पे कुछ चेंजेस कर सकते हैं. जैसा सॉफ्टवेयर आपको मिल रहा है आपको उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा. अब ऑप्शंस क्या क्या हैं? लिबर ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, GNU इमेज मैनिपुलेशन एंड MySQL. अब इसमें से जैसे MySQL है वो भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है. लिबर ऑफिस है वो भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है. GNU इमेज मैनिपुलेशन जिसमें हम इमेज की एडिटिंग करते हैं, मैनिपुलेशंस करते हैं, वो भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. जैसे आपने देखा होगा कि आजकल प्ले स्टोर्स पे आप पिक्चर्स वगैरह को एडिट करने के लिए, उसमें फ्रेम्स ऐड करने के लिए, कोलाज बनाने के लिए बहुत सारे फ्री एप्स इंस्टॉल करते हैं, फिल्टर्स लगाते हैं. तो वो सारे क्या है? वो ओपन सोर्स है.
फ्रीली अवेलेबल है। बट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है विच इज नॉट फ्रीली अवेलेबल। अगर आप पायरेटेड नहीं यूज कर रहे तो यू हैव टू परचेज इट, आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। सो इट इज नॉट अ ओपन सोर्स। जो आपको मिलते हैं वो पायरेटेड होते हैं। एज वेल एज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको ये अलाउ नहीं करता कि आप उसके सोर्स कोड में कुछ मॉडिफिकेशंस कर पाए। जैसा सॉफ्टवेयर आपके पास अवेलेबल है एज इट इज, उस सॉफ्टवेयर पे आपको वैसे, जैसे वर्ड है, वर्ड पे आप अपना जो भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एडिटिंग का काम कर सकते हैं, बट सोर्स कोड में कुछ नहीं चेंज करते। आप चाहो तो कोई नया एक टैब बना लो या कोई नया टूल बार बना लो, तो ये उसमें पॉसिबल नहीं है। ठीक। Next one is the user must agree to the terms and agreements when they use an open source software. जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं या फिर यूज करते हैं तो आपने देखा होगा कि आपकी उसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई आती हैं। हम लिखते हैं आई अग्री या उस चेक बॉक्स पे टिक लगाते हैं, तो वो टिक लगाने के बाद ही आगे प्रोसीड होता है, फिर हम उसे इंस्टॉल करते हैं, उसको यूज करते हैं। तो चाहे आप कोई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, चाहे आप कोई प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, उसके जो लाइसेंस के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो एग्रीमेंट्स हैं, हमें उससे अग्री करना पड़ेगा, तभी हम उसको यूज कर पाएंगे। तो यूजर मस्ट एग्री, किस चीज से एग्री करना होता है उसको? उसके लाइसेंस के टर्म्स एंड एग्रीमेंट से, मतलब जो उन्होंने उस पे कंडीशंस लिखी हुई हैं, आपको वो पढ़नी पड़ेंगी, उनको मानना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको यूज कर पाएंगे। Next one is, which of the following is not a downside of OSS? OSS का downside मतलब OSS के कोई ये नेगेटिव पॉइंट नहीं है, कोई डिसएडवांटेज नहीं। इनमें से जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको उन ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो OSS ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लिए हम उसका नेगेटिव पॉइंट नहीं कंसिडर करते या डिसएडवांटेज नहीं कंसिडर करते। अब उसमें से ऑप्शंस में आपको क्या दिया हुआ है? लैक ऑफ पर्सनलाइज्ड सपोर्ट। इसका मतलब है कि जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है उसमें मतलब कुछ इस तरीके का डेटा नहीं है कि आप उसको पर्सनली एनालाइज कर पाए। जैसे कुछ चीजें होती है ना जो हमने नहीं पढ़ी बट फिर भी हम देख के अंडरस्टैंड कर लेते हैं, क्योंकि उसका पर्सनलाइज सपोर्ट होता है। रिस्ट्रिक्टेड चॉइस, नो वारंटी या मल्टीपल चॉइसेस। अब लैक ऑफ पर्सनलाइज सपोर्ट का हो या सभी को यूज ना करने देने की चॉइस या कोई गारंटी वारंटी का इशू, ये सारी चीजें क्या है, अपने आप में एक डिसएडवांटेज है। बट मल्टीपल चॉइस होना, ज्यादा लोग उसको यूज कर पाए, ज्यादा ऑप्शन है, ये उसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है, ये तो बल्कि एडवांटेज में काउंट होगा। सो अगर आपसे ये पूछा जाए व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाउन साइड ऑफ ओएसएस, तो आपके लिए हो सकता है मल्टीपल चॉइस हमारे लिए कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट वन इज an example of open source DBMS. ओपन सोर्स DBMS का मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो फ्रीली अवेलेबल हो। आपने यूज किया हुआ है MySQL, Oracle, SQL सर्वर, साइबेस। तो MySQL हम लास्ट ईयर भी पढ़ते आए हैं कि इट इज एन ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर जो जिसपे हम डेटाबेस बनाते हैं। सो ओपन सोर्स DBMS कौन से? MySQL। नेक्स्ट, एन ओपन सोर्स इमेज एडिटर जो एडोब फोटोशॉप की तरह काम करे, वैसा ओपन सोर्स कौन सा है? मतलब सॉफ्टवेयर है तो आप एडोब फोटोशॉप की तरह यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द अनदर नेम गिवन टू द प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम क्या है? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें जो सोर्स कोड होता है वो यूजर को नहीं मिलता, तो इसी वजह से उसको हम क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। दैट मींस उसका जो सोर्स कोड है वो यूजर को नहीं मिलेगा, वो उसके लिए क्लोज्ड है, तो यूजर अपने हिसाब से उसको मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज मेंट बाय प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कोई ऑर्गेनाइजेशन ओन करती है, मतलब किसी का पर्सनल है। यू मे नीड टू बाय अ लाइसेंस फॉर इट। अगर आपको यूज करना है तो आपको उसका अवेलेबल, कॉन्स्टेंटली अपडेटेड बाय यूजर, नो फ्री। ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको नेट पे फ्री अवेलेबल हो, यूजर उसका सोर्स कोड यूज कर सके, उसमें मॉडिफिकेशंस कर सके, उसको अपग्रेड कर सके और उसको कुछ पे भी ना करना पड़े। तो आउट ऑफ दीज टू ऑप्शन व्हिच वन इज द राइट? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको किसी ऑर्गेनाइजेशन ने ही ओन किया होता है, और अगर मतलब वो किसी पर्टिकुलर की होती है ऑर्गेनाइजेशन की, अगर आपको उसे यूज करना है तो आपको उसे परचेज करना पड़ेगा, मतलब आपको उसका लाइसेंस मिलेगा तभी आप यूज कर पाएंगे। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट इट।
नेक्स्ट MCQ हम अगले वीडियोस में करेंगे. That's it.